नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद स्वप्न में आप सभी का स्वागत है। पिछली लेक्चर में हम लोगों ने डिसइंफेक्शन प्रोसेस के फिजिकल डिसइंफेक्शन प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ा था। वहाँ पे हम लोगों ने भौतिक संक्रामक विसंक्रामक के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम लोग केमिकल डिसइंफेक्शन या रासायनिक विसंक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो जिस तरीके से अभी हम लोगों ने बात करी कि दो तरीके का था। अगर हमने संक्रमण को, जब विसंक्रमण को हम लोगों ने डिफ़ाइन किया था तो वो था एक भौतिक और एक रासायनिक पिछले बारे में। आज रासायनिक के बारे में बात करना है। इनको अगर हम कहें तो रासायनिक मतलब दैट मीन्स केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ किए जाते हैं मेजॉरिटी ऑफ हॉस्पिटल्स में या घर के हाउस होल्ड्स में साफ़ सफाई के लिए, जिनमें उनके यंत्र या उनके मशीन्स हो सकती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, या सबसे बड़ी बात है पेशेंट की स्किन को या पेशेंट को डिसइंफेक्ट करने के लिए। बहुत अच्छा एग्जांपल आप लोगों ने कभी डेटॉल या बीटाडीन के बारे में सुना है। उनके द्वारा हम लोग केमिकल डिसइंफेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अगर देखा जाए तो विसंक्रमण का जो प्रभाव है, या कहा जाए कि रासायनिक विसंक्रमण का, या इनके जो वस्तु हैं जिनके द्वारा विसंक्रमण किया जाता है उन्हें कहते हैं विसंक्रामक या डिसइंफेक्टेंट्स। इन जो वस्तु है कि उनके रसायन का प्रभाव उनके कांटेक्ट के टाइम, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन तथा किस तरीके का डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया गया है उस पर डिपेंड करता है। याद रखिए, एक्सपोज़र बहुत ज़रूरी है किसी भी केमिकल डिसइंफेक्टेंट के जब यूज़ करने चले हम लोग तब। उसी के साथ साथ टेम्परेचर का भी, और कितना कंसंट्रेशन। बहुत से ऐसे हमारे जो केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स हैं उनके कंसंट्रेशन को चेंज करके हम लोग एज कोई इंस्ट्रूमेंट साफ़ करने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, या अगर हमको गार्गिल करना हो तो हम उसके कंसंट्रेशन को चेंज करके गार्गलिंग करके अपने माउथ को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, और अगर हम इंस्ट्रूमेंट को चाहें तो इंस्ट्रूमेंट को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर हम लोग कहें तो डेटॉल ही है, ठीक। क्लोज़ाइरिनॉल इसका रहता है। तो इसमें आप डेटॉल को देखिए, आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के थ्रू आप अपने कपड़ों को साफ़ करते हैं। उसी कंसंट्रेशन को कम करके आप पानी में घोल के चोट कटे जहाँ हैं वहाँ पे लगा के आप उसको कीटाणु रहित कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर उन प्रभावों के हिसाब से देखें तो हम लोग संक्रामकों को वर्गीकृत कर सकते हैं। या क्लासिफिकेशन ऑफ डिसइंफेक्ट में अगर हम देखें तो वो मेजॉरिटी जो है आधार वो 3 तरीके के हिसाब से हम लोग किया जा सकता है। एक है उसी कंसंट्रेशन के, कि किस सांद्रता के हिसाब से हम लोग पर्टिकुलर जगह पे हम लोग वो डिसइंफेक्टेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे लिक्विड है, लिक्विड में एग्जांपल अगर हम ले लें तो अल्कोहल, फिनॉल मोस्टली मेजॉरिटी में यूज़ होते हैं। उनमें हैलोजेंस भी हैं। अगर हम यहाँ पे चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं एज ए हैलोजेंस भी, उनके भी बारे में अध्ययन करेंगे अभी हम लोग। हैलोजेंस भी कर सकते हैं, ठीक। दूसरा गैसियस के देखें तो वो फॉर्मल्डिहाइड वेपर होता है। फॉर्मल्डिहाइड का हम लोग कंसंट्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। और ख़ासकर फॉर्मल्डिहाइड के वेपर फॉर्म में आपने देखा होगा ओटी को स्टरलाइज़ करने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है, ये डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज़ होता है और स्टरलाइज़र की तरह भी यूज़ होता है। तो ये ओटी में जो हैं उनको स्टरलाइज़ करने के लिए फॉर्मल्डिहाइड वेपर्स का बहुत काम आता है। इसी तरह देखिए उनकी क्रियाशीलता के आधार पर डिसइंफेक्टेंट्स के, विसंक्रामकों के, तो हाई लेवल या इंटरमीडिएट या लो लेवल के हिसाब से बात है। ये कंसंट्रेशन के हिसाब से ही भी उनकी क्रियाशीलता बनाई जा सकती है। तीसरा अगर हम लोग देखते हैं तो वो कार्यप्रणाली पर है, कि जब कभी भी कोई हम लोग विसंक्रामक यूज़ करेंगे तो उसका आधार क्या होना चाहिए, जिसके द्वारा जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है या जो माइक्रोब है वो किस तरीके से डिस्ट्रॉय हो सके, बहुत ज़रूरी है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी जीव होगा तो उसकी एक कोशिका है। कोशिका में बहुत से आधार हैं जिनके द्वारा हम उनको नष्ट करके हम जीव को नष्ट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली बात है कि आप क्या करें, कोशिका कला पे ही प्रभाव डालना शुरू करें, इसे रप्चर कर दें, तो जाहिर सी बात जीव नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहेगी, ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे बहुत अच्छी एग्जांपल है अल्कोहल और डिटर्जेंट। ये क्या काम करते हैं, यहाँ से निर्जलीकरण कर देते हैं। घोल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, पानी बाहर निकाल देंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नहीं रहा, पानी ही नहीं रही, तो परमानेंट प्लाज्मोलिसिस हो जाता है और
बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। इसी तरीके से हम लोग दूसरा बात करें तो डीनेचुरेशन ऑफ सेलुलर प्रोटीन पे कर सकते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ सेलुलर प्रोटीन या कोशिकीय प्रोटीन का विनाश कर देना। डीनेचुरेशन का अर्थ होता है कि प्रोटीन का जो नेटिव स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ दीज डिसइंफेक्टेंट्स। उनमें क्या है, अगर प्रोटीन का निर्माण ही रुक जाएगा, प्रोटीन ही नष्ट हो जाएगा, तो पर्टिकुलर जो अवयव बनने चाहिए वो नहीं बन सकते। और इस तरीके से भी हम बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रोस्कोप चाहे फंजाई हो, इन सभी को हम लोग रोक सकते हैं। तीसरा है सबसे बेहतरीन कि उनके न्यूक्लिक एसिड को, डैमेज टू न्यूक्लिक एसिड, उनके न्यूक्लिक, हम चाहे डीएनए या आरएनए की बात करें, उनको अगर हम नष्ट कर देते हैं तो समझ लीजिए पूरी तरीके से एक तरीके से डिसइंफेक्टेंट प्लस स्टरलाइजेशन प्रक्रिया हो जाती है। उसमें बहुत अच्छा एग्जांपल हमारा फॉर्मल्डिहाइड होता है, जिसे हम लोग फॉर्मलिन के नाम से भी जानते हैं। चलिए इन्हीं सब के आधार पे हम लोग थोड़ा सा कुछ कंटेंट के बारे में जान लें। जस्ट लाइक एल्कोहल। एल्कोहल सबसे बेहतरीन, आजकल आपने देखा होगा जो हैंड सैनिटाइज़र आ रहे हैं, हैंड सैनिटाइज़र में आपने देखा होगा आजकल कोरोना डिज़ीज़ को हटाने के लिए कहा जा रहा है कि बार बार हाथ आप धुलते रहें या हैंड को सैनिटाइज़ करते हैं। सैनिटाइज़ मतलब होता है कि जीव व उनके स्पोर्स दोनों को एक तरीके से नष्ट कर देना। 70% एक्वा सोल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल और मिथाइल अल्कोहल इज़ बेस्ट फॉर द सैनिटाइजिंग एक्टिविटी। 70% एक्वा सोल्यूशन, यानी कहा जाए कि अगर हम लोग कहें कि 100 ml का अगर यह विलयन है तो 70% या 70 ml आपका अल्कोहल रहेगा और 30 ml आपका पानी रहेगा। इन दोनों को मिला हुआ मिश्रित कर लीजिए, ये आपके सैनिटाइज़र की तरह यूज़ हो सकता है। वजह क्या है, इनका तरीका क्या है, ये कोशिका से डिहाइड्रेशन प्रोसेस करते हैं, कोशिका कला को नष्ट कर सकते हैं, ठीक, या प्रोटीन को जमा देते हैं। इनके द्वारा हम विनाशीकरण कर सकते हैं किसी भी जीव का, ठीक। इसमें एग्जांपल अगर हम देखें तो इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल जो कि खासकर हम लोग एज आ ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज़ होता है। 40% और 48% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात करें तो इथाइल अल्कोहल है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल, जिनको मेथनॉल भी कहते हैं, ये थोड़ा सा कम यूज़ किया जा सकता है। ज़्यादा सेफ़ जहाँ तक मुझे लगता है वो ये है, ठीक। इथाइल अल्कोहल, इसको 70% एक्वा सोल्यूशन बना लीजिए, और अगर आप इसको हाथ में रब करना चाहें, कपड़े में लगाना चाहें, या कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे भी संक्रमण करने की ज़रूरत है, वहाँ पे ये उपयोग में आ सकता है। नुकसान यह है कि लगातार हाथों का कोरोना डिजीज़ से बचने के लिए आजकल सैनिटाइज़र बहुत तगड़े तरीके से उपयोग में आने लगा है। लेकिन याद रखिए कि बहुत ज़्यादा उपयोग इसका हम सिर्फ जीव का ही डिहाइड्रेट नहीं करता, वह हमारी भी कोशिका का डिहाइड्रेशन करता है। यानी जो स्किन है यहाँ से क्या करेगा, ये पानी को हटाता चला जाएगा। अब आप ही अगर सोचें कि ये पानी अगर हटता चला जाए यहाँ से, तो रैशेज़, जो काफ़ी यहाँ पे पानी की कमी हो सकती है और यहाँ पे रैशेज़ आने शुरू हो जाएंगे। ये रैशेज़ फर्दर स्किन डिजीज़ के लिए हो सकते हैं, जैसे लाइक कोई फंगल डिजीज़ हो गया, या मान लीजिए कहीं कट गया तो जल्दी वो घाव नहीं सही हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो हैंड सैनिटाइजेशन का उपयोग थोड़ा सा सोच समझ के करें। ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग धुल लें, ज़्यादा अच्छा है वो साबुन से, वो इनसे थोड़ा सॉफ्ट ही होते हैं, ठीक। तो हम लोगों ने अल्कोहल के बारे में जाना। इसके बारे में जो दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए उपयोग में है वो है विच इज़ कॉल्ड द फिनॉल। फिनॉल्स को अगर हम देखें तो जैसे आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा साधारण भाषा में फिनाइल का कहा होगा। एक बाय डिस्ट्रप्शन ऑफ मेम्ब्रेन, इसका कार्य जो है वो कोशिका कला को नष्ट करके, प्रोटीन का निक्षेपण करके, या एंजाइमों को निष्क्रिय करके। याद रखिए कि कोई भी एंजाइम को अगर आप निष्क्रिय कर देते हैं तो जो रिएक्शन होनी चाहिए, जो प्रक्रिया होनी चाहिए, खासकर जो जैव रासायनिक प्रक्रियाएँ हैं, खास करके हम लोग जो जैव रासायनिक प्रक्रियाएँ हैं, वो पूर्णतः रुक जाती हैं, बाधित हो जाती हैं। और यही हमें करना ही है, इन रासायनिक माध्यमों से बाधित करके हम किसी भी जीवाणु के या सूक्ष्म जीव के उत्पाद को या ग्रोथ को रोक सकते हैं।
इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल है 5% फिनॉल या 1 to 5% क्रिसॉल होता है, 5% लाइजॉल। लाइजॉल आपने सुना होगा बहुत अच्छे तरीके से। ये सप्निफाइड क्रिसॉल होता है, मतलब जो झाग दे सके। ये आपने लाइजॉल एग्जांपल ऐड में जो आता है वो लाइजॉल यूज़ करते हैं हम लोग फर्श को, इन सबको साफ़ करने के लिए। हेक्साक्लोरोफीन या क्लोरोहेक्सिडीन, क्लोरोहेक्सिडीन का लिए माउथ वॉश में बहुत यूज़ होता है, ठीक। एंड क्लोरोजाइलिनॉल जो पूरा मैंने एग्जांपल अभी दिया, क्लोरोजाइलिनॉल और डिटॉल का। ये चाहे वो क्लोरहेक्सिडीन हो या आपका लाइजॉल हो या क्लोरहेक्सिडीन, इन सभी के आपने देखे होंगे 1 to 5%, 5%, 20%। इनके कंसंट्रेशन के हिसाब से ही हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स में इन सभी को यूज़ करना चाहेंगे तो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के हिसाब से यूज़ करते हैं। जैसे ये डिटॉल का है, डिटॉल को अगर हमें कपड़े में डालना है तो उसके कंसंट्रेशन का या सांद्रता कुछ और होगी, और अगर हमें माउथ वॉश करना है तो उसकी सांद्रता कुछ और होगी। इन सांद्रताओं को ही चेंज करके हम विसंक्रामक का उपयोग विभिन्न माध्यमों पर कर सकते हैं। जैसे सबसे बहुत अच्छा एग्जांपल है माउथ वॉश का। हम लोग या क्लोरहेक्सिडीन को जब आप आइसोप्रोपेनॉल सॉल्यूशन के साथ करते हैं तो स्किन डिसइंफेक्शन का काम करता है। इसी तरीके से आपने एक वर्ड और सुना हो विच इज़ कॉल्ड द सेवलॉन। सेवलॉन एक्चुअली क्लोरहेक्सिडीन और क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड होता है जिसको सेट्रीमाइड कहते हैं, उन सभी के साथ मिला के सेवलॉन का उपयोग होता है। ये शुरुआत से अस्पतालों में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, चाहे वो घावों को साफ़ करने में, अस्पतालों को साफ़ करने में, अस्पताल सामान साफ़ करने में या उनके इंस्ट्रूमेंट्स को साफ़ करने में, ठीक। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो दूसरे मुख्यतः उदाहरण में आ जाते हैं हैलोजेंस। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम लोगों ने क्लोरीन टैबलेट्स के बारे में भी सुना है। क्लोरीन टैबलेट्स को पानी में डालकर साफ़ करके, पानी साफ़ करके पिया जाता है। ये एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो कि क्या काम करते हैं, एंजाइम को ख़राब करने का कार्य करते हैं। एग्जांपल आपका बहुत अच्छा है हाइपोक्लोरस एसिड। यह एक आपको सॉल्यूशन के रूप में अस्पतालों में और लैब्स में मिल जाता है, जो कि क्या काम करता है, ये जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करता है ये, ठीक। बाकी रहा कंसंट्रेशन के हिसाब से हम चेंज करें। आजकल जो सबसे बेहतरीन अगर हम एग्जांपल कहें क्लोरीन कंपाउंड का, वो है आपका ब्लीच। देखा होगा सैनिटाइजिंग प्रोसेस में सरकार आजकल क्या कर रही है, छिड़काव कर रही है घरों पर, या जो स्टील की वस्तुएं हैं, लोहे की वस्तुएं हैं, उन्हें ब्लीचिंग पाउडर CaClO2 का होल ट्वाइस जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है उनका यूज़ किया जाता है। ये भी सेम जैसे अल्कोहल प्रोसेस करता है विच इज़ कॉल्ड द डिहाइड्रेशन प्रोसेस। यही करते हैं, ये क्या करते हैं, पानी को उड़ा देंगे एक तरीके से, और हालात क्या हो जाता है, और वह जो कोशिका है वो पूरी तरीके से पानी के अभाव में नष्ट हो जाती है, ठीक। बहुत देर तक ये एक स्थान पर रह जाते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे कोई चीज़ पनप नहीं पाती। याद रखिए गाढ़ा या हल्का दोनों ही कंसंट्रेशन अलग अलग तरीके से। अगर ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हमें कपड़ों पे करना पड़ेगा तो हल्का होगा, लेकिन अगर स्टील पे करना होगा वो अलग फॉर्म में होगा। हैलोजेंस में अगर कहें सबसे बेहतरीन उदाहरण जो आज से नहीं हमेशा से रहा है वो है आपका टिंचर ऑफ आयोडीन या पोर्डिन आयोडीन, जिसको बीटाडीन के नाम से भी जाना करते हैं, ठीक। ये होता क्या है, 70% एल्कोहल और 2% आयोडीन के फॉर्मूले को मिलाकर हम इसको टिंचर ऑफ आयोडीन बना सकते हैं। पोर्डिन आयोडीन जो है वो बीटाडीन के नाम से जाना जाता है। इसको घाव को साफ़ करने में या अगर डेंटल सर्जरी हुई है कोई तो माउथ वॉश या कहा जाए कि माउथ गार्गिल करने में, किसी में भी उपयोग करते हैं, सांद्रता को चेंज कर करके, ठीक। तो लगभग हम लोगों ने इनमें इस चीज़ों के बारे में जाना। और अगर हम कहें तो आइडोफोर्स, जिनको वही ये आइडोफोर्स में अगर हम कहें तो पोर्डिन आयोडीन और टिंचर ऑफ आयोडीन, ये आयोडीन ये आप बना सकते हैं घर पे आराम से, आपको बाज़ार में भी मिल जाता है। एक सोडियम हाइपोक्लोराइड को हम लोग, जो हमने अभी आपको बताया एक सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है, उसको हम लोग मिल्टन भी कहते हैं। वो खैर ज़्यादातर यूज़ अभी कम ही आता है। दूसरा अगर हम लोग रसायन के बारे में बात करें तो आपका पोटेशियम परमैंगनेट भी आता है। उदाहरण के रूप में हम लोग कहें तो पोटेशियम परमैंगनेट या KMnO4, ये भी एक बहुत ही अच्छा, आपने देखा होगा कि गहरे चमकदार रंग का ये पानी में सॉल्यूशन में बनाता है, बैगनी कलर का। जब जितने भी साइंस कक्षा में जो भी लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, लैब एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री के, तो उसमें मिला होगा, बैगनी कलर का सॉल्यूशन बनाता है। ये भी एक तरह से अच्छा विसंक्रमित करने वाला रसायन है, या इसको आप कह सकते हैं ये भी एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक।
इसको भी इसके रवे को पानी में घोलकर जहाँ पर खासकर डेंटल प्रॉब्लम्स होती है वहाँ पर गार्गल कराने के काम आता है, यानी माउथ वॉश के लिए। ठीक है। और मन कहीं कट जाए या कहीं कुछ चोट लग जाए वहाँ पर भी साफ़ सफाई करने के लिए काम आता है। इसी तरीके से और भी उदाहरण में अगर हम देखें तो बहुत ही उदाहरण अच्छा है एक हमारा H2O2 विच इज़ कॉल्ड द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत पहले, आज भी कुछ पुराने डॉक्टर्स के पास घाव को साफ़ करने में, डिसइंफेक्ट करने में काम आती है। प्लस आपने देखा होगा कान साफ़ करने वाले बहुत आपको रास्ते में मिल जाते हैं स्टेशनों के पास। वो लोग क्या करते हैं, यही H2O2 एक्चुअली रखे रहते हैं और कान में वो थोड़ा सा डाल देते हैं। होता क्या है, वैक्स को वो घोल कर वो जितना भी मल होता है वो बाहर की ओर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, बाहर की ओर बुलबुले के रूप में निकालने लगता है, वो उसे साफ़ कर देते हैं। एक बात याद रखिएगा कि घाव को साफ़ करने चाहे कान को साफ़ करने में बहुत अच्छा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बट ये घाव के भरने की क्षमता को थोड़ा कम कर देता है, क्योंकि ये जो न्यूली टिश्यूज़ होती हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करता है। तो होता क्या है कि घाव जो भरने की प्रक्रिया होनी चाहिए वो थोड़ी देर में होती है। आजकल इसका उपयोग बहुत ही कम होता है, क्योंकि नई जब से पोविडीन, आयोडीन और क्या कहते हैं सेवलॉन, डेटॉल ये सब आ गए हैं तो बहुत ही कम उपयोग होता है। बहुत पुराने आप डॉक्टर्स के पास या बहुत पुराने लैब कोई यूज़र के पास ही आप इसे देखेंगे, आजकल प्रैक्टिकल्स में ही इसका उपयोग करते हैं हम लोग। दूसरा अगर हम लोग देखें तो फॉर्मलिन के जिसके बारे में बात हुई थी, या फॉर्मल्डिहाइड, ठीक, इसे हम जलीय विलयन या गैसीय विलयन, दोनों गैसीय फॉर्म में दोनों में यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अगर हम कहें 10% जो फॉर्मलिन है सोल्यूशन, 10% फॉर्मलिन सोल्यूशन जो होगा उसे हम लोग टिश्यू में उपयोग कर सकते हैं, मतलब खासकर जैसे सड़ रहा है अगर कोई चीज़ या सेप्टिक हो गया है वहाँ पर हटाने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। प्लस इसके कंसंट्रेशन को बढ़ाकर खासकर हम लोग ओटी एरिया में साफ़ सफाई करने के लिए या हॉस्पिटल को सैनिटाइज़ करने के लिए हम लोग इसके सॉल्यूशन एज वेल एज गैसियस फॉर्म का उपयोग करते हैं। तो मित्रों, आज हम लोगों ने खासकर रासायनिक विसंक्रमक के बारे में हम लोगों ने जाना। अगर हम लोग फिर से एक पुराना रिकॉल कर लें छोटा सा, तो देखेंगे कि इनके अलग अलग माध्यमों के अनुसार हम इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। ज़्यादातर उदाहरण के रूप में हमें अल्कोहल, फिनॉल, हैलोजेंस, फॉर्मल्डिहाइड्स, इन सभी का आता है। इन्हीं के मिश्रित रूपों का हम लोग अलग अलग सांद्रता या कंसंट्रेशन के हिसाब से उपयोग मिलाकर अपनी कोशिका या कोई हमारा वस्तु या अस्पताल की वस्तुएं, इन सभी को विसंक्रमित करके अन्य रोगों के प्रभाव को रोकने में सक्षम हो जाते हैं। आजकल आपने देखा होगा कोरोना वायरस में ये बहुत ही उपयोग में आ रहा है साफ़ सफाई के लिए। ठीक, तो ये इस कक्षा में जो विसंक्रामक है, भौतिक और रासायनिक दोनों ही ख़त्म होते हैं। वीडियो सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।